न्यू टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग न्यू सेल टाइप, और हम बोल सकते हैं बेसिक इवोल्यूशनरी मिस्ट्री, राइट, कि इवोल्यूशन की क्या मिस्ट्री रही है, कैसे न्यू सेल टाइप्स को क्रिएट किया जाता है, कैसे साइंटिस्ट ने आर्ग्यू किया और कैसे 4 थ्योरीज हैं जो इसको रिलेट करती हैं, राइट। सबसे पहले अगर हम फर्स्टली बात करते हैं तो हमारे एक साइंटिस्ट हैं वॉल्टर गार्स्टाइन, राइट। इन्होंने क्या बोला है कि जो एक डेफिनेशन दी गई थी पहले कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, उस डेफिनेशन को इन्होंने रॉन्ग प्रूव किया। इन्होंने बोला कि ऑन्टोजेनी डजंट रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, ठीक है। उन्होंने बोला कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट या रिपीट नहीं करती फाइलोजेनी को, बल्कि इट क्रिएट्स फाइलोजेनी, राइट। रिकैपिटुलेट मतलब होता है रिपीट करना, एंड उन्होंने इस डेफिनेशन को, इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करते हुए बोला कि ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी को क्रिएट करती है। दैट जस्ट मींस कि ऑन्टोजेनी तो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है एंड फाइलोजेनी हमारी पूरी इवोल्यूशन होती है कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म बन रहा है, उसका पूरा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, हियरार्की जो कहते हैं हम, उसे हम फाइलोजेनी कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी को क्रिएट करती है, बनाती है। तो एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट पूरे फाइला के डेवलपमेंट को क्रिएट करता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन को कई साइंटिस्ट ने हेरिटेबल चेंज कहा। दैट मींस उनके अकॉर्डिंगली ये था कि इवोल्यूशन हेरिडेटरी है। एक बार एक ऑर्गेनिज्म में अगर इवोल्यूशन होता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन तक जाता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, एक साथ इकट्ठा होता रहेगा वो चेंज, और इकट्ठा होकर नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रैवल करता रहेगा। तो इवोल्यूशन को एक हेरिटेबल चेंज, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाला चेंज माना जाता था, या कहा गया कि इवोल्यूशन एक हेरिटेबल चेंज। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक बर्ड के डेवलपमेंट की, राइट, तो हम बोलते हैं कि जो बर्ड का डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ होगा, रेप्टाइल्स के एग से, राइट। इवोल्यूशन हुआ, रेप्टाइल्स पहले एग ले करते थे, तो रेप्टाइल के एग्स से इवोल्यूशन होकर बर्ड्स ने भी फॉर्मेशन किया एंड बर्ड्स में भी एग डेवलपमेंट देखा गया। तो रेप्टाइल्स के एग्स से ही बर्ड के एग्स का इवोल्यूशन हुआ है एंड बर्ड का डेवलपमेंट। सो बर्ड के डेवलपमेंट को हम रेप्टाइल्स के बेसिस पर कह सकते हैं, के बेसिस पर इनका डेवलपमेंट हुआ। तो एक तरह का इवोल्यूशन यहाँ हम बोल सकते हैं देखने को हमें मिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉर्स में, जो हॉर्स लीनिएज होता है वहां पर भी कंपोजिशन देखने को मिलता है कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, राइट, और जो मेसोडर्म सेल्स होते हैं, ये सभी कंबाइन होकर जो मिडिल टो थी उसकी, हॉर्स में जो मिडिल टो स्ट्रक्चर थी वो लॉन्ग होती गई, क्योंकि वहां के जो कॉन्ड्रोसाइट्स थे उनको ग्रोथ फैक्टर्स मिल रहे थे, तो उन्होंने ग्रो किया और मिडिल टो लॉन्ग होती है, जिसकी वजह से हमने बोला कि 5-टोड हॉर्स जो थे वो इवोल्यूशन करके 1-टोड हॉर्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। 5-टोड हॉर्स 1-टोड हॉर्स में चेंज हुए, दैट मींस इवोल्यूशन हुआ, सेल्स में चेंज आया, इसलिए वो चेंज हो गया उनका स्ट्रक्चर, राइट। और फिर नेक्स्ट हॉर्स की लीनिएजेस में ऐसे ही टोज देखने को मिले, ऐसे टोज विजिबल ही नहीं हुए। तो इस चीज से प्रूव किया गया कि इवोल्यूशन जो है वो हेरिटेबल चेंज है, एक बार एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाना चाहता है। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि डार्विन और मेंडल दोनों ने मिलकर हमारे
एक्सप्रेस होता है और इस पर एवोल्यूशन के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए डार्विन एंड मेंडल दोनों के द्वारा। सेकेंडली हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज ये भी बोली गई कि इवोल्यूशन जो हो रहा है, राइट, उसके पीछे रीजन म्यूटेशन है, राइट, और म्यूटेशन के साथ साथ एनवायरनमेंट भी वहां इंटरैक्ट करता है। तो म्यूटेशन तो है ही है रीजन, इसके साथ एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन भी रहता है, तभी इवोल्यूशन वहां पर क्रिएट होता है, राइट। तो इस तरह की चीजें वहां पर कही गई। वही अगर हम बोलते हैं कि हम एंजाइम्स की बात करते हैं, तो क्योंकि हम बोल रहे हैं इवोल्यूशन में म्यूटेशन तो है ही सही, प्लस एनवायरनमेंट भी वहां पर इंटरैक्ट करता है, अपने इंटरैक्शंस देता है, तभी दोनों मिलकर इवोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो जब हम बोलेंगे कि एंजाइम्स में इवोल्यूशन हो रहा है, राइट, दैट मींस एंजाइम्स इवॉल्व हो रहे हैं या फॉर्मेशन कर रहे हैं, हम अगर ऐसे बोलते हैं। तो एंजाइम्स के फॉर्मेशन से क्या होगा, बेटर एंजाइम्स बनेंगे, और बेटर एंजाइम्स बनने का मतलब क्या होगा कि वो जो भी प्रोसेसेस होंगे, डिवीजन प्रोसेस या फिर ब्रेकडाउन प्रोसेसेस जो होंगे, उनको काफी फास्ट कर देगा, बढ़ा देगा। सेम अगर हम ग्लोबिन की बात करते हैं, ग्लोबिन में म्यूटेशन हुआ, चेंज आया, इवोल्यूशन हुआ, तो इवोल्यूशन के कारण ग्लोबिन में भी ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी होगी, राइट, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इवोल्यूशन से चेंजेस आ रहे हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के, जिसके कारण जो डेवलपमेंट प्रोसेसेस हैं उनमें भी चेंज ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवोल्यूशन को जब डिफाइन किया गया था बाद में, तो इस तरह से डिफाइन किया गया कि इवोल्यूशन क्या है, एक एक्यूमुलेटेड म्यूटेशन है, ठीक है, दैट मींस म्यूटेशन एक साथ एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन है, और इसी एक्यूमुलेशन के साथ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी वहां पर वर्क करता है। ऑलराइट, दैट मींस इवोल्यूशन को जब डिफाइन किया गया बाद में, तो इसी तरह से डिफाइन किया गया कि इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें म्यूटेशन का एक्यूमुलेशन होता है, म्यूटेशन कंबाइन करता है, एंड वहां पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब हुआ कि ऑर्गेनिजम्स अलग अलग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग आइसोलेटेड होते हैं, और इसी के कारण न्यू स्पीशीज फॉर्म होती है, ठीक है। स्पीसिएशन में ये प्रोसेस काफी ज्यादा जरूरी रहता है, तभी न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं रहेंगे ऑर्गेनिजम्स, तो न्यू स्पीशीज फॉर्म नहीं हो पाएगी, राइट। सो एवोल्यूशन को इस तरह से दो प्रोसेसेस को कंबाइन करके एक्सप्लेन किया गया था। हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं डॉब्झान्स्की, राइट। डॉब्झान्स्की ने क्या कहा कि एवोल्यूशन जो है इज अ चेंज इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ स्पीशीज। ऑलराइट, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एवोल्यूशन एक तरह का चेंज है जो कि स्पीशीज की जेनेटिक कंपोजिशन में होता है, मींस स्पीशीज की जीन्स के अंदर चेंज हो रहा है, तभी वो एवोल्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज वो एवोल्यूशन नहीं होगा। कहीं और चेंज नहीं होना चाहिए, इनके अकॉर्डिंगली जेनेटिक कंपोजिशन में ही चेंज होगा, तभी वो एवोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट इन्होंने एक और चीज ये बोली कि जो मैक्रो इवोल्यूशन है,
ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करेंगे तो जीनस लेवल तक हो सकता है, इससे ऊपर माइक्रो एवोल्यूशन नहीं होगा। और मोस्ट प्रोबेबली हम मान के जाते हैं कि सब स्पीशीज एंड स्पीशीज लेवल तक ही माइक्रो एवोल्यूशन वर्क करता है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर इस लेवल पे माइक्रो एवोल्यूशन होता है तो मैक्रो एवोल्यूशन एक्सप्रेस हो सकता है। दैट मीन्स कि स्पीशीज में एवोल्यूशन है तो जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास में भी इवोल्यूशन हो सकता है। तो मैक्रो इवोल्यूशन का मतलब होता है कि लार्ज ऑर्डर्स पर, लार्ज ग्रुप्स पर इवोल्यूशन का इफेक्ट। दैट मींस जीनस से फैमिली, ऑर्डर, क्लास लेवल पर चेंज होना, ठीक है, मैक्रो लेवल पर, लार्ज लेवल पर चेंज होना। सो माइक्रो इवोल्यूशन मैक्रो इवोल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकता है, राइट। सो ये चीज डॉब्सार्ड्स ने बोला। अब फर्स्टली हमने पहले ये बोला कि म्यूटेशन के कारण चीजें एक्सप्रेस हो रही हैं, लेकिन बाद में जब मॉडर्न थ्योरी आई, राइट, मॉडर्न थ्योरी आई, डिफरेंट साइंटिस्ट्स आए डॉब्सार्ड्स के, तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि म्यूटेशन के कारण ही इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, जेनेटिक वे में, जीन्स में जब म्यूटेशन हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है वो, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रहा है, वहां पर मैक्रो माइक्रो इवोल्यूशंस हो रहे हैं। तो इस बेसिस पर मॉडर्न थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया कि यहाँ पर इवोल्यूशन जस्ट म्यूटेशन के कारण नहीं है या जस्ट एक चेंज के कारण नहीं है, सडन चेंज के कारण नहीं। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट भी है, सब कंबाइन करके एवोल्यूशन को क्रिएट करते हैं या न्यू सेल्स को बनाते हैं, राइट। अब इसमें डिफरेंट थ्योरीज दी गई, ठीक है, मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंगली, मॉडर्न थ्योरीज के अकॉर्डिंगली डिफरेंट एजम्पशंस दिए गए जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इवोल्यूशन, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये थ्योरीज एक्सप्लेन करने में हेल्प करेंगी इवोल्यूशन। जिसमें फर्स्ट है ग्रेजुअलिज्म। फर्स्टली अगर हम बात करेंगे ग्रेजुअलिज्म की, तो ग्रेजुअलिज्म का मतलब होता है ग्रेजुअल प्रोसेस, दैट मींस स्लो प्रोसेस। सो पहले ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये बोला गया कि इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, दैट मींस म्यूटेशंस धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, हेरिटेबल है, तो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और उस एक्यूमुलेशन से इवोल्यूशन होता है। मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस हुआ, स्लोली स्लोली आगे चीजें बढ़ रही, राइट। सो हम बोल सकते हैं पहले स्टार्टिंग में ये बोला गया स्लो चेंज है इवोल्यूशन, राइट, और ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, तभी ग्रेजुअलिज्म कहा गया है, दैट इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। सेकेंडली
चेंजेस होते हैं, इवोल्यूशन चेंजेस को क्रिएट करता है, ये इन्होंने एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं थॉमस हक्सले। इन्होंने भी इवोल्यूशन को एकदम एक्सेप्ट किया कि हाँ इवोल्यूशन होता है, ये प्रोसेस पॉसिबल। लेकिन इस ग्रेजुअलिज्म को चेंज करके क्या बोला गया कि इवोल्यूशन पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम है। मॉडर्न थ्योरी या मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंगली मॉडर्न साइंटिस्ट्स ने ये एग्री किया कि म्यूटेशन या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तो इवोल्यूशन को क्रिएट कर रहा है, बट ये प्रोसेस ग्रेजुअल है, ठीक है। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है जिसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल स्टेबिलिटी क्रिएट की जाती है, ठीक है। दैट जस्ट मीन्स कि मॉर्फोलॉजी को स्टेबल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन बहुत स्लोली हो रहा है, पर उस मॉर्फोलॉजी को स्टेबल करना जरूरी हो जाता है ताकि जो स्पीशीज हैं वो अपना नंबर इंक्रीज कर सके। अगर वहां पर ये स्टेबिलिटी प्रोसेस नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा पंक्चुएटेड टाइप का, तो स्पीशीज अपना नंबर ग्रो नहीं कर पाएंगी, राइट। सेकेंडली उन्होंने बोला कि इवोल्यूशनरी चेंज जो है स्लो ना होके, ग्रेजुअल ना होके फास्ट प्रोसेस है, रैपिड प्रोसेस। इस चीज को उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया, जैसे 99% जो डीएनए है ह्यूमन और चिंपैंजी का, उन्होंने बोला सेम। दैट मीन्स कि 1%, केवल 1% चेंज से भी, केवल डीएनए में 1% चेंज से ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर्स में, बिहेवियर में इतने ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक इतना सा भी चेंज अगर जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में इफ होता है तो उससे लार्ज चेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। इसी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि म्यूटेशन अगर रेगुलेटरी जीन्स में होता है जो कि फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं, उन जीन्स में अगर म्यूटेशन होता है तो एक छोटे से टाइम में, एक बिल्कुल स्मॉल टाइम में, शॉर्ट टाइम में भी काफी ज्यादा चेंज देखने को मिल सकता है। चेंज किस टाइप का? शॉर्ट टाइम में लार्ज चेंजेस ऑब्जर्व हो सकते हैं, किसमें? स्ट्रक्चर्स, राइट, मॉर्फोलॉजी, राइट, लार्ज चेंजेस ऑब्जर्व हो सकते हैं म्यूटेशन अगर रेगुलेटरी जीन में। और ये म्यूटेशन अगर बिल्कुल स्मॉल टाइप का होगा तो भी इस तरह के लार्ज चेंजेस ऑब्जर्व हो सकते हैं, बिल्कुल छोटे से टाइम में, जो कि हमने इसमें एग्जांपल देखा कि केवल 1% चेंज था, बहुत कम होता है 1% चेंज, पर उसके कारण बहुत लार्ज स्केल पर चिंपैंजी और ह्यूमंस में हमें चेंजेस दिखते हैं, राइट। तो ग्रेजुअलिज्म को अपोज करके पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी बताई गई, और न्यू सेल टाइप उन्होंने बोला कि इसी तरह से इस प्रोसेस के थ्रू क्रिएट होते हैं, ग्रेजुअलिज्म के थ्रू क्रिएट नहीं होते, राइट। सेकेंड पॉइंट जो देखने को मिलता है यहाँ पर वो है हमारा extrapolation of microevolution to macroevolution। ये दूसरा assumption था कि अगर माइक्रोएवोल्यूशन का एक्स्ट्रापोलेशन किया जाए तो वो मैक्रोएवोल्यूशन में क्रिएट हो सकता है। दैट मीन्स ज्यादा अगर माइक्रोएवोल्यूशन हो तो मैक्रोएवोल्यूशन भी वहां पर क्रिएट किया जा सकता है।
तो माइक्रो एवोल्यूशन में अगर माइक्रो एवोल्यूशन एक्स्ट्रापोलेट होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो माइक्रो एवोल्यूशन क्रिएट हो सकता है। तो स्टार्टिंग में हम बोलेंगे म्यूटेशन के एक्सेप्टेंस को इस अजम्पशन के बेसिस पर रिजेक्ट किया गया, राइट। ये बोला गया, एक्सेप्ट ही नहीं किया गया म्यूटेशन को यहाँ पर इस बेसिस पर। रिचर्ड गोल्डस्मिथ नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी मटेरियल बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, द मटेरियल बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इस बुक में उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि इवोल्यूशन कैसे होता है, इवोल्यूशन कैसे अकर होता है, बाय एक्यूमुलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ स्मॉल म्यूटेशंस। छोटे छोटे म्यूटेशंस जब एक्यूमुलेट होते हैं और उनका सिलेक्शन होता है, उस बेसिस पर इवोल्यूशन होता है, इन्होंने एक्सप्लेन किया। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन किया वहां पर कि अगर माइक्रो इवोल्यूशन के बेसिस पर लार्ज स्केल इवोल्यूशन होता तो ये सारे स्ट्रक्चर्स इतने डिफरेंट क्यों देखने को हमें मिलते, राइट। जैसे उन्होंने बात की हेयर्स जो मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग मैमल्स में अलग अलग टाइप के हेयर्स प्रेजेंट हैं। फेदर्स जो बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लूमेज अलग है, आगे वाले फेदर्स अलग होते हैं, बॉडी फेदर्स अलग टाइप के होते हैं और हर बर्ड में डिफरेंट टाइप के फेदर्स विजिबल रहते हैं। सेगमेंटेशन जो कि हमें आर्थ्रोपोड्स में, इंसेक्ट्स में, आर्थ्रोपोड्स में एंड वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, वो सेगमेंटेशन पैटर्न भी काफी ज्यादा डिफरेंट है, राइट। गिल आर्चेस जो हैं वो कई बार एओर्टिक आर्चेस में ट्रांसफर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो ये भी चीजें हमें काफी देखने को मिलती हैं। मसल्स अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। नर्व्स पैटर्न कहीं पर किस तरह का नर्व पैटर्न है, कहीं पर गैंग्लिया प्रेजेंट है, कहीं पर गैंग्लिया नहीं है, कहीं पर बहुत कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है, कहीं पर बिल्कुल सिंपल नर्वस सिस्टम है। अलग अलग जगह पर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप से, डिफरेंट टाइप से नर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। टीथ पैटर्न ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग रहते हैं, किसी में डाइफ्यूडेंट होते हैं, किसी में मोनोफ्यूडेंट होते हैं, एक सेट आता है, किसी में दो सेट आते हैं, किसी में टीथ कई बार आते हैं, एलिफेंट्स में टस्क में जो हम देखते हैं। सो शेल्स भी जो होते हैं मॉलस्क के डिफरेंट होते हैं, काफी डिफरेंट वैरायटी शो करते हैं। कंपाउंड आईज अलग अलग पैटर्न्स से प्रेजेंट हैं। पॉइजन अपैरेटस जो होते हैं स्नेक्स में, वो भी कैसे डेवलप हुए, इवॉल्व हुए, ये चीज ऑब्जर्व की उन्होंने और क्वेश्चन किया कि अगर इस बेसिस पर इवोल्यूशन होता है तो ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे डिफरेंट फॉर्म हुए और इनमें इवोल्यूशन कैसे हुआ। सो इस बेसिस पर उन्होंने सिर्फ यही बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि माइक्रो इवोल्यूशन के बेसिस पर माइक्रो इवोल्यूशन हो रहा है। उन्होंने सिर्फ एक चीज सजेस्ट की कि एक जीन में अगर चेंज आता है या इसका स्ट्रक्चर ऑल्टर हो जाता है, ऑल्टर मींस चेंज ही होता है, तो एक जीन का स्ट्रक्चर इफ ऑल्टर होता है तो वो न्यू जीन के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। दैट मींस न्यू जीन फॉर्म कर रहा है और उस न्यू जीन के कारण ही न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, राइट। ये सब चीज उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ जीन के ऑल्टरेशन पर डिपेंड करती है चीज और न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और ये चेंज मोस्ट प्रोबेबली रेगुलेटरी जीन में ही होना चाहिए जो कंट्रोल करती है सारे फंक्शंस। सो गोल्डस्मिथ एंड वेडिंगटन ने दोनों ने इन चीजों को एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छे से इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, राइट। तो ये टू मैकेनिज्म या टू अजम्पशंस हमने देखे, एक एक्स्ट्रापोलेशन, एक ग्रेजुअलिज्म। दोनों को साइंटिस्ट ने डिसरिगार्ड किया और दोनों के अपोजिट डिफरेंट चीजों को एक्सप्लेन किया कि न्यू सेल टाइप्स कैसे क्रिएट करते हैं। थर्डली हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड अजम्पशन की, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ phenotype from genotype। That means जीनोटाइप से phenotype का स्पेसिफिकेशन वहां पर होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं
ठीक है, यहाँ पे हम बात करते थे कि एक जीनोटाइप जो है वो फिनोटाइप को स्पेसिफाई करता है, ये चीज बोली गई थी। ठीक है, अब हम बोले जीनोटाइप और फिनोटाइप में 1:1 रिलेशनशिप तो एस्टैब्लिश किया जाता है, ये चीज हम देखते हैं, पर ये चीज इतनी आसान नहीं है, इतनी इजी नहीं है जितनी हमको दिख रही है कि 1:1 रेशियो, राइट। पॉलीफेनिज्म की कंडीशन हमें इजीली देखने को मिलती है ऑर्गेनिजम्स में। पॉलीफेनिज्म का मतलब है कि एक जीन में चेंज हो रहा है फिर भी डिफरेंट फिनोटाइप्स देखने को मिल सकते हैं। पॉली मीन्स ज्यादा, फेनिज्म मीन्स फिनोटाइप, दैट मीन्स एक से ज्यादा फिनोटाइप्स वहां ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो डिसाइड करेगा फिनोटाइप। जैसे प्रेडेटर्स कैसे हैं, प्रे कैसा है, फूड कैसा है, डे की लेंथ कैसी है, क्या वहां पे कोई एंटीजेनिक एजेंट्स प्रेजेंट है, क्या वहां पे कोई इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करके पॉलीफेनिज्म को क्रिएट कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल्स में जीन एक जैसा था लेकिन एनवायरनमेंट क्योंकि डिफरेंट था, ठीक है, इसलिए डिफरेंट फिनोटाइप्स में ऑब्जर्व हुए। सो ये चीज वहां पर अगेंस्ट चली जाती है कि जीनोटाइप ही फिनोटाइप को स्पेसिफाई करता है, राइट। ये जस्ट अपोजिट हो गई। पहले वाले में भी हमने ये देखा था, ग्रेजुअलिज्म के अपोजिट चीज हुई थी मॉडर्न सिंथेसिस में। सेकेंड भी माइक्रो एवोल्यूशन मैक्रो एवोल्यूशन को एक्स्ट्रापोलेट करता है, उसके अपोजिट मॉडर्न सिंथेसिस बोल रहा था। यहाँ पे भी इसके अपोजिट बोल रहा है मॉडर्न सिंथेसिस, जो क्रिएटिंग न्यू सेल टाइप है, वो न्यू सेल टाइप का क्रिएशन इसके अगेंस्ट आके होता है। चार असम्पशंस हम पढ़ेंगे, चारों जस्ट अपोजिट चीज बोलेंगे। अब हमारे एक जीनोटाइप है उसमें चेंज होता है तो वो कैसा भी फिनोटाइप प्रोड्यूस कर सकता है। एनी टाइप ऑफ फिनोटाइप कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ जीन, ठीक है। एक सेम जीन है वो डिफरेंट फिनोटाइप्स को प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों प्रोड्यूस कर रहा है डिफरेंट फिनोटाइप्स? बिकॉज अदर जीन्स भी यहाँ पर कंबाइन है उस जीन के साथ। तो इस जीन में चेंज होने से क्या होगा, इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, एडजेसेंट जो जीन्स हैं वो जिस तरह से एक्सप्रेस करवाएंगे सेल को, वही एक्सप्रेशन यहाँ पर इसका रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूटेंट जीन है, वो एक जनरेशन में लिम्बलेस स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर रहा है, दैट मींस लिम्ब का फॉर्मेशन कर ही नहीं था। वही म्यूटेंट जीन जब नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है तो उसे डिफरेंट एनवायरनमेंट मिल रहा है एंड उस डिफरेंट एनवायरनमेंट के कारण वहाँ थंब एब्नॉर्मलिटी देखने को मिल रही है। सिर्फ थंब वाले रीजन में ही एब्नॉर्मलिटी है, डिफेक्ट है, बाकी पूरा नेक्स्ट जनरेशन में एक्चुअल में जैसा है वैसा ही फॉर्मेशन है। फ्लाई की हम बात करते हैं, 2 to 3 ब्रिसल्स बैक में प्रेजेंट हो सकते हैं। जीन में एक चेंज हुआ लेकिन एक जीन में चेंज होने के कारण एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, तो किसी फ्लाई में 2 ब्रिसल्स हो सकते हैं, किसी में 3 ब्रिसल्स हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा है एनवायरनमेंट कैसा है। ऐसे ही अपैरेटस की बात करते हैं, एक अपैरेटस है वो लिम्ब में भी चेंज हो सकता है, वो फिन में भी चेंज हो सकता है, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर सकता है डिपेंडिंग ऑन दी एनवायरनमेंट। ऐसे हम बात करते हैं फंक्शनल बायोलॉजी की। फंक्शनल बायोलॉजी 4 चीजों को कंप्राइज करता है। एक हमारी सेल बायोलॉजी, वहां पर कैसे सेल बायोलॉजी चल रही है, एक हमारी एनाटॉमी को, एक फिजियोलॉजी को, और एक होता है जीन एक्सप्रेशन को, ठीक है, जीन्स कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे फंक्शनल बायोलॉजी। जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करते हैं तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी फंक्शनल बायोलॉजी अपॉन टी, टाइम के साथ साथ फंक्शनल बायोलॉजी कैसे चेंज हो रही है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी रहेगा। एंड जब हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बात करते हैं तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है वो हमारी कहलाती है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो यहाँ 3 टाइप की बायोलॉजी है, हम डायरेक्ट फंक्शनल बायोलॉजी से इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बात नहीं कर सकते, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका कंप्राइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेवलपमेंट नहीं होगा तो इवोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये थर्ड टाइप का स्पेसिफिकेशन भी ये बोल रहा है कि जीनोटाइप पे फिनोटाइप डिपेंड नहीं कर रहा है, और भी चीज़ें हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। एंड लास्टली
फोर्थ अजम्पशन की हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ जेनेटिक सिमिलैरिटी in disparate organisms. राइट, पहली बात तो हम बोलते हैं कि लैक ऑफ जेनेटिक सिमिलैरिटी इन डिस्पार्टेट ऑर्गेनिजम्स। डिस्पार्टेट मतलब दूर दूर वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं, डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जेनेटिक सिमिलैरिटी बहुत कम देखने को मिलती है। ये चीज, ये असम्पशन होता है, ठीक है, जो कि पुराना असम्पशन है। इसमें ये बोलेगा कि होमोलोगस जीन्स जो हैं वो फ्यूटाइल होते हैं। एंड जब हम बात करते हैं डिफरेंट जीन्स की या डिफरेंट मैकेनिज्म्स की, तो हॉक्स जीन्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप के होते हैं। सिग्नल कैस्केड प्रोसेस डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, तो ये चीज ये सपोर्ट कर रहा है। पैराक्लाइन फैक्टर्स अलग अलग प्रेजेंट हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। एडहेशन मॉलिक्यूल्स का लेवल अलग अलग है, डिफरेंट जीन्स उन्हें रेगुलेट कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अलग अलग, ये चीज तो हम ये सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ये भी कहती है वहां पर कि चलो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तो हैं, लेकिन इन स्ट्रक्चर्स की जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट सेम मानी जाती है, ठीक है। और जेनेटिक कंपोजिशन का जो फॉर्मेशन है, राइट, फॉर्मेशन प्रोसेस एकदम सेम। मींस हॉक्स जीन्स जो बन रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, माना डिफरेंट टाइप के बन रहे हैं, लेकिन इनका जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो एकदम सेम है, सेम टाइप से फॉर्म हो रहे हैं। सो फॉर्मेशन प्रोसेस में कहीं चेंज नहीं है, तो हम बोलते हैं कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटी शो करते हैं। तो लैक ऑफ सिमिलैरिटी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि फॉर्मेशन प्रोसेस बिल्कुल सेम है, इनका जेनेटिक कंपोजिशन भी बहुत हद तक मैच ही कर रही है। सो उस बेसिस पर ये वाली थ्योरी भी, ये वाली असम्पशन भी मॉडर्न थ्योरी के बेसिस पर चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि पहले बोला जाता था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन अब मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंगली बोला जाता है अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि सर्वाइवल नहीं, जो फिट है वो अपने आप अराइव हो गया, ठीक है। जो जीन फिट है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, उस जीन का अराइवल ऑटोमेटिकली अपने आप हो गया। एक हम बात करते हैं आईज की फॉर्मेशन। तो आईज में हम मान के चलते हैं चाहे कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, X6 जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आईज के फॉर्मेशन, राइट। लेकिन आईज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अगर कॉम्प्लेक्स आईज है तो लेंस फॉर्मेशन उसमें डिफरेंट होगा, एंड लेंस फॉर्मेशन डिफरेंट है तो रेटिना पार्ट भी डिफरेंटली फॉर्म होगा, राइट। रेटिना भी डिफरेंट फॉर्म होगा। तो ये रेटिना स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ये भी एक इवोल्यूशन है, ठीक है, एक न्यू सेल टाइप का क्रिएशन है यहाँ पर। तो ये हम बोलते हैं कि जो रेगुलेटरी जीन होता है उसमें चेंज आता है, ठीक है, उसमें चेंज आने से इतना ज्यादा स्ट्रक्चर में चेंज ऑब्जर्व किया जाता है। एक और ऑर्गेनिज्म, एक और मैकेनिज्म जो हम देखते हैं इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म, जो हमने देखा था कि मॉथ में चेंज आया, ठीक है, कलर में चेंज आया पॉल्यूशन के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। पहले मॉथ वाइट कलर्ड होते थे, ठीक है, बाद में ब्लैक कलर्ड मॉथ वहां पर देखे गए। तो इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म जो है ये भी जेनेटिक कंपोजिशन
रेगुलेटरी जीन्स जो है उनमें चेंज आया होगा, इसलिए वहाँ पर न्यू सेल टाइप क्रिएट होगा। तो ये 4 थ्योरीज हैं जो कि मॉडर्न थ्योरीज के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा डिफरेंट लुक, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें देती हैं, और इस तरह से न्यू सेल टाइप्स का क्रिएशन होता है।